हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे आईबी के क्वेश्चंस को। आईबी एसी आईओ ग्रेड 2 का एग्जाम आपका 18, 19 और 20 फरवरी को हुआ था, 3 शिफ्ट्स में, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट, टोटल 9 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके पर शिफ्ट को, यानी कि हर एक शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका जो है सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करके जाएंगे, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चंस अगर हमें दोबारा देखने को मिले कोई भी एग्जाम में, तो हम वहाँ पर उसे जो है ईजिली टैकल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग IBACIO ग्रेड 2 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्यूशन करेंगे। तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा, और अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आपका डायरेक्शन है कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि एक सेंटेंस को 3 पार्ट में किया गया है, और बोला गया है कि सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आपको उस पार्ट को डिटेक्ट करना है, यानी कि सेलेक्ट करना अपने आंसर के रूप में जिसमें एक एरर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि द सेंटेंस हैज नो एरर, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप ऑप्शन चूज करिए नो एरर वाले को। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं यहाँ पर, जो इसका 4 पार्ट किया गया है। In what turned out to be thrilling no finish, the home team finally came out on top and won the game। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, ताकि हम समझ सकें कि इस सेंटेंस का आखिर अर्थ क्या है। इन वाट मतलब होता है बीच में। ठीक है, टर्न आउट मतलब होता है होना, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। थ्रिलिंग यानी कि रोमांच, फिनिश यानी कि अंत, जो होम टीम है फाइनली यानी कि अंततः जो है वो टॉप पर आई और जीत गई गेम को। यानी कि आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका ए से, फिर आपका सी है और आपका डी, और नो एरर आपका ऑप्शन बी में आ जाएगा। ठीक, तो ए सी डी भी आपका ये सेंटेंस अरेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है कि आखिर क्या एरर है। देखिए, इन वाट मतलब हो गया बीच में। अब इसके लिए जो है हमें यहाँ पर एक, जब भी हम कोई सेंटेंस को शुरू करेंगे तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक, तो इन वाट यानी कि बीच में इट टर्न्ड आउट, यहां पर जो है टर्न आउट के पहले अगर हम एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं इट का, ठीक, इट टर्न्ड आउट टू बी अ थ्रिलिंग फिनिश। ठीक है, यह जो है एक बहुत ही रोमांचक अंत हुआ बीच में। ठीक है, अ थ्रिलिंग फिनिश हम लोग यहां पर यूज करेंगे, एक रोमांचक अंत। ठीक है, तो एक रोमांचक अंत के लिए हम लोग थ्रिलिंग के पहले ए यानी कि अ थ्रिलिंग फिनिश, द होम टीम फाइनली केम आउट ऑन टॉप, यानी कि अंत में ऐसा रोमांच हुआ कि जो होम टीम है वो अचानक से ऊपर आ गई और उसने जो है मैच को जीत लिया। ठीक है, तो आपका एरर जो है वो आपका पार्ट ए में है। हम यहां पर यूज करेंगे इन व्हाट it turned out to be a thrilling finish, the home team finally came out on top and won the game। ठीक है, आपका यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करेक्ट स्पेल्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है डिडैक्टिक, DIDACTIC। डिडैक्टिक मतलब होता है शिक्षाप्रद। अब यहाँ पर जो है आपको करेक्ट स्पेल चूज करना है, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेल है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, मतलब कि सेंटेंसेस को पढ़ के उससे अरेंज करना है। ठीक, चलिए तो अब यहां पर हम लोग पहले इस चीज को समझते हैं कि आखिर बात क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसे जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड, ठीक, इन देयर ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, और इसके बाद आपका आएगा नो एरर। ठीक है, यहां पर नो एरर। ठीक, तो BADC आपका ये अरेंजमेंट हुआ, यानी कि आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो आपका हो रहा है द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो यहां पर जो इससे रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे उसे भी यूज करेंगे एक सिंगुलर फॉर्म में ही। तो देयर के जगह एक, तो यहां पर ये देयर जो है इसका मतलब होता है यहां, जबकि हमें एक प्रोनाउन के रूप में इस देयर को यूज करना चाहिए था। तो एक एरर तो यहां पर ये है कि ये देयर भी नहीं है, और यहां पर जो है हम चूंकि देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके सिंगुलर वाले फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि इट्स का यूज करेंगे। द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड इन इट्स opinion in the matters of taking necessary measures to contain the spread of the virus। यानी कि जो असेंबली थी वो पूर्ण तरीके से डिवाइड हो गई थी
किस चीज में, तो जो वायरस का स्प्रेड हो रहा था उसके नेसेसरी यानी कि आवश्यक मेजर्स को जो है मैटर को लाने के लिए अपने अपने मुद्दों में जो है अपने अपने ओपिनियन में वो भटक गए, यानी कि अलग अलग उन्होंने अपना अपना ओपिनियन रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देर की जगह क्या यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, आपका ऑप्शन ए में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको जो है लाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई वुड वेट फॉर यू एट द मेट्रो स्टेशन हैड आई नोन दैट यू वुड श्योरली कम। यहाँ पर देखिए हैड आई नोन, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस के लिए आपको एक लेसन प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस के हर टाइप को वहां पर बताया गया है। तो वहां पर हम लोगों ने सीखा है कि हैड आई नोन जहां पर हम लोग देखें तो उसके जस्ट पहले वाले पार्ट को जो है हम लोग वुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें। ठीक है, तो अगर आपको ये रूल याद है तो आप डायरेक्ट अपने ऑप्शंस में आएंगे, ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत ही है, तो नो एरर वाला आपका ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि नो इंप्रूवमेंट वाला। ठीक है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। देखिए उस जो रूल है उस फॉर्म पे यही आपका सुटेबल जो है यहाँ पर फिट बैठ रहा है। वुड हैव वेटेड, हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखे तो उसके जस्ट पहले हम लोगों ने वुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो देखिए वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका जो जनरली अगर हम इसका अर्थ समझें तो यहाँ पर बात होगा कि आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द मेट्रो स्टेशन, मैं तुम्हारी मेट्रो स्टेशन पे वेट करता अगर मैं जानता कि तुम आने वाले हो। ठीक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक करने में। द म्यूजियम इज शोकेसिंग फिल इन द ब्लैंक एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स अर्ली बुक, सॉरी अर्ली वर्क्स। ठीक है, तो जो म्यूजियम है वो एग्जिबिट यानी कि प्रदर्शित कर रहा है राइटर्स के अर्ली वर्क्स को। किस तरह का जो है एग्जीबिशन था, ऑप्शंस देखते हैं। इरेक्टिव यानी कि खड़ा करने वाला, तो यहाँ पर ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि उनके पूर्वाभास का जो प्रदर्शन था वो जो है राइटर के अर्ली वर्क्स में वही म्यूजियम शोकेस कर रहा था, तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्वाभास होना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण। एक्स्ट्रोस्पेक्टिव या इसका मतलब होता है, एक्स्ट्रोस्पेक्टिव मतलब कि एग्जामिन व्हाट इज आउटसाइड योरसेल्फ, यानी कि आपके बाहर क्या चल रहा है उसको एग्जामिन करना। तो यहाँ पर ये सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर सेंस ये बन रहा है कि जो राइटर का जो पूर्वाभास करने की जो क्षमता थी वही म्यूजियम उसे शोकेस कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। एमेलोरिएट का विपरीत, अपोजिट, एमेलोरिएट मतलब होता है सुधारना, इसका विपरीत क्या होगा। रिट्राइव, रिट्राइव मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। अस्टार्टल यानी कि डराना, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलीव यानी कि राहत देना। ऑप्शन डी आपका है वर्सन यानी कि बदतर करना, तो एक चीज को सुधारा जा रहा है और एक चीज को बदतर किया जा रहा है, एक दोनों एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। माइट एंड मेन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विथ एज मच एफर्ट एज पॉसिबल, यानी कि आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उतनी मेहनत से आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप पूरे उत्साह से उस काम को कर रहे हैं। टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, यानी कि आप शांत होकर कुछ नहीं करते हैं। विथ ऑल एंथुसिज्म, यानी कि आप पूरे उत्साह के साथ वो काम करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS बताना है। अ नोटिस और अनाउंसमेंट इन अ पब्लिक मीडियम प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस और इवेंट और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, यानी कि जॉब वैकेंसी या फिर सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में जो अनाउंसमेंट किया जाता है पब्लिक में, उसे क्या कहा जाता है। एडजस्टमेंट यानी कि सामंजस्य बैठाना। एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करना। पेमेंट यानी कि भुगतान। अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे फिर से आपको फिल इन वन वर्ड सिचुएशन बताना है। अ पावरफुल व्हर्लपूल इन द सी और ए रिवर, एक नदी या फिर सी में बहुत ही बड़ा भंवर उठना, उसे क्या बोलते हैं। वेसिफॉर्म यानी कि नली के आकार का। ठीक है, इस प्रकार का नली है इसका आकार का। लोडोफॉर्म ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि पानी में घुलनशील, इससे संबंधित है। मेलोस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भंवर उठना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी और समुद्र में जो है बहुत ही शक्तिशाली भंवर उठना, उसे बोला जाता है मेलोस्ट्रॉम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म मतलब हो गया क्रॉस के आकार का। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। एप्रोप्रिएट मतलब होता है सटीक, उपयुक्त। ठीक है, तो ये भी SSC में पूछा गया है। अ फिल इन द ब्लैंक ट्री लॉसेस इज लीव इन ऑटम एंड ग्रोज न्यू वंस इन स्प्रिंग। लिप्स मतलब हो गया पत्ता, वो जो है एक ऐसा पेड़ जो कि ऑटम में जो है अपने पत्तियों को लूज कर देती है, यानी कि उससे उखड़ जाता है वो पत्ता, और वहां पर जो है स्प्रिंग में नए पत्ती उसमें आ जाती है। तो इस तरह के पेड़ को क्या कहा जाता है, इस तरह के पेड़ को कहा जाता है डिसिडियस यानी कि पतझड़। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो रेसिडियस यानी कि अवशेष, एसिडियस यानी कि मेहनती, डिवाइडियस यानी कि सेपरेबल, जो अलग हो सके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले पार्ट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन वाले के साथ जाएं। ठीक, दिस न्यूली
एराइजन एविडेंस कुड हैव प्रूव्ड टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द एक्यूज्ड, यानी कि जो दोषी है उसके अक्यूज होने में यह जो है नया एविडेंस काफी फायदेमंद साबित हुआ, यानी कि ये पर्याप्त है। फाइनल नेल इन द कॉफिन यानी कि पर्याप्त होना, ठीक है। तो ये जो एविडेंस है वो काफी हो सका अक्यूज को दोषी करार करने में। तो हो सका यानी कि आपको जो सेंटेंस है वो सिंपली पास्ट में बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है हम कुड हैव प्रूव के जगह जो है सिर्फ कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो कुड हैव बीन जो है प्रूव्ड, ये एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए कुड प्रूव, कुड हैज प्रूव, ये प्रूव जो है आपका एक नाउन है, जबकि हमें यहाँ पर एक वर्ब की जरूरत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस कुड प्रूव टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द अक्यूज्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 12 है, इसमें फिर से वही ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो करेक्शन इंप्रूवमेंट के साथ जाए, सॉरी ऑप्शन के साथ जाए। एवरीवन केयरफुली एंड मेथोडिकली वे trying to solve the problem given by the boot camp instructor, by the boot camp instructor, given plus by plus यहाँ पर यानी कि verb का थर्ड फॉर्म प्लस by, ये हम लोग जनरली कब बनाते हैं, ये हम लोग जनरली वॉइस में चेंज जब होता है सेंटेंस तो बनाते हैं। तो एवरीवन सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, was। ऑप्शंस देखिए had एलिमिनेट, where देखिए एलिमिनेट, यहाँ नो करेक्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एवरीवन वाज केयरफुली एंड मेथोडिकली ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बाय द बूट कैंप इंस्ट्रक्टर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप तुरंत अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द एमटीएस अकेडमी उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको एक ऑलरेडी सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आपको इसी से शुरू करना है। फॉर इट वॉज अ पूल बट अ पूल, ठीक। उसके बाद जो है आपका क्या है वर्ड of hopes and nothing more, his words did not actions and efforts coincide with his, ठीक। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर हम सिंपली एक वर्ड को लेते हैं यहाँ his, ठीक, सिंपली अगर हम एक वर्ड को लेते हैं his, तो his के बाद यहाँ पर देखिए of hopes and nothing more, क्योंकि his के बाद ऐसा कोई वर्ड आगे आएगा नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए हिज के साथ हम हिज को दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हिज के बाद हम देखें एक्शन एंड एफर्ट्स, यानी कि उसके एक्शन और उसके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस के बाद अगर आर को लेते हैं, ठीक, इस तरह के अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो इस के बाद आने वाला जो एक ही जो है पार्ट वो आपका ऑप्शन भी यही एक है। बाकी अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अब आप इसे जो है सही अरेंज करिए, यानी कि PQSR, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। फॉर इट वॉज बट अ पूल, उसके बाद क्या आना है P ऑफ होप्स एंड नथिंग मोर, यानी कि ये जो है एक आशाओं की किरण थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। हिज वर्ड्स डिड नॉट coincide with his action and efforts, यानी कि उसके जो शब्द थे वो उसके एक्शन और उसके प्रयास से मेल नहीं खाते थे, वह सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे लिए एक आशा का पुल बना रहा था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो देखिए ये एकदम सेंटेंस परफेक्ट बन गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ये आप कब कर सकते हैं, जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये हम लोगों ने कैसे यहाँ पे पकड़ा कि हम हिज के बाद ये ऑप्शंस को अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप अगर जिन्हें प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो चारों सेंटेंसेस को पहले पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद इसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत जो है बना लेंगे। यहां पर देखिए मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपको समय लगेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए। सीजीएल मेंस में आप अपेयर होंगे, वहां पर 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। क्वेश्चन 14 यहाँ आपको इडियम का अर्थ होता है गो डाउन लाइक अ लीड बलून। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप जो है स्पीच देने वाले हैं कहीं पे और आपके सामने जो है बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो ऑडियंस के द्वारा जो है आपका स्पीच पसंद नहीं किया गया और वो जो है आपसे गलत तरीके से ट्रीट करने लगे। टू बी रिसीव्ड बैडली एंड बाई एन ऑडियंस, यानी कि आपको जो है ऑडियंस के द्वारा जो है गलत तरीके से मतलब कि ट्रीट किया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है। टू बी रेडी, तैयार होना। गैम्बल एवरीथिंग यू हैव, यानी कि आपने हर चीज को गैम्बल कर दिया। गैम्बल यानी कि जुआ खेल लेना। टू गेट अवे फ्रॉम, टू एस्केप, यानी कि आप कहीं से भाग गए, गायब हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। अग्रेसिव का, अग्रेसिव मतलब होता है लड़ाकू,
ठीक है। आक्रामक, वेपरस यानी कि भाप बनने वाला, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग विशिष्ट प्रकार का, होस्टाइल यानी कि शत्रु, आक्रामक। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द मैन वाज चार्ज्ड विद फिल इन द ब्लैंक आफ्टर मर्डरिंग द किंग। देखिए मर्डर द किंग, इसके साथ हम लोगों ने जो सीखा है कि हमेशा जब भी करेंगे तो हम रिजीसाइड का यूज करेंगे। रिजीसाइड यानी कि जब भी कोई किंग की हत्या हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं वर्ड यूज करते हैं, चुपचाप रिजीसाइड का यूज करते हैं। रेजिसाइड यानी कि राज हत्या। ये हम लोगों ने कब सीखा था? जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे ईयर वाइज करके। हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन किया है 2016, 2019, 2018, 2020 सीजीएल, 2020 सीएचएसएल। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सोल्व कर रहे हैं और सीएचएसएल का जैसा आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वैसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, एक मॉर्निंग में आपको जो है आईबी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इवनिंग में आपको सीएचएसएल का सॉल्यूशन जैसे मिल रहा है वैसे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर हो गया रेजिसाइड यानी कि राजा का हत्या के लिए जो है मैन को चार्ज किया गया था, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया था। बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेनोसाइड यानी कि नरसंहार, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या। मैट्रिसाइड यानी कि माता की हत्या कर देना। होमोसाइड यानी कि एक मानव की हत्या करना, मानव हत्या। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको जो है इडियम का अर्थ बताना है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि आप अपने अच्छे दिनों को ना बताएं जब तक कि वो आपके साथ घटित ना हो। ठीक है, आप किसी को अपने होने वाले अच्छी चीजों के बारे में ना बताएं, अगर वो कुछ चीज घटित होता है तभी आप उसके बारे में बताएं किसी को। ठीक है, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट इज हैपेंड। यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जब तक वो घटित ना हो तब तक आप जो है उसके बारे में न बताया करें। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, यानी कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में आपने कभी प्लान ही नहीं किया है। गुड थिंग्स केम आफ्टर बैड थिंग्स, यानी कि अच्छी चीजें कब आती हैं? बुरी चीजों के बाद। टू डिस्क्राइब एक्जैक्टली व्हाट इज काउजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होना जिसके बारे में आप जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई न्यू दैट अर्पणा वाज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड्स हर ड्यूरिंग द ट्रायल। यहाँ पर देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त। यहाँ पे बात हो रहा है कि आई न्यू कि अर्पणा जो है वो सच बोल रही थी और वो इस सच के साथ जो है पूरे ट्रायल में खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर जो है उसके साथ खड़ा होना, तो हम जो है स्टैंड के साथ क्या यूज करेंगे? स्टैंड के साथ यूज करेंगे विथ का। इसका मतलब होता है कि डिफेंस करना। और यहाँ पर वही बात हो रहा है कि अर्पणा जो है वो सच बोल रही थी और वो अपने पूरे ट्रायल यानी कि उस पर जो आरोप चल रहे थे वो उसके दौरान जो है वो अपने सच के साथ जो है अड़ी रही, यानी कि अपना डिफेंस खुद करती रही। तो स्टैंड विथ यानी कि टू सपोर्ट या फिर टू डिफेंस। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। बिसाइड की जगह विथ का यूज करिए, स्टैंड विथ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी सीखा था कि किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाता है। आई होप आप लोगों ने इसका सीखा होगा और इसका आप जो है प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए इस लेसन का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आकर इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वहां पर जो है आपको इस तरह के डेली वर्ड मीनिंग जो कि एमबी पब्लिकेशन बुक से हैं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं, आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है कॉन्कर, इसका अर्थ क्या होता है, इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, सारे आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है सारे आपको यहाँ पर डिटेल में बताए जाते हैं। तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को और उसे ज्वाइन करिए। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर प्रकार का नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।